नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। सेना और बलोच लड़ाके सीधे आमने सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान के मस्तूंग शहर में बलोच लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। कई सरकारी इमारतों में बलोच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना और बलूच लड़ाकों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। 2 दिन से मस्तूंग शहर में लगातार झड़प की खबरें आ गई हैं। बलूच अपने लिए अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं। धुएं का गुबार, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज, धमाके की आवाज। तहसील ऑफिस पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। पाकिस्तान का नेशनल बैंक धू धू कर जल रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं, जहां बीएलए ने बलूचिस्तान के मस्तूंग शहर पर हमला कर दिया। बलोच आर्मी को देखकर मुनीर की सेना भाग खड़ी हुई है। बलोचों के सामने मुनीर की सेना 5 मिनट भी नहीं रुकी और ना सिर्फ इस इलाके से मुनीर की सेना भागी, बल्कि मुस्तंग शहर से उनको अपना टेंट तंबू उखाड़ कर भागना पड़ा। बलूचिस्तान के मस्तूंग शहर पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। मस्तूंग शहर पर अब पूरी तरह से बीएलए का कंट्रोल है। मस्तूंग में अब ना तो मुनीर की सेना है और ना ही यहां शहबाज की पुलिस। मस्तूंग में बीएलए ने सबसे पहले वहां मौजूद तहसील ऑफिस पर धावा बोला। तहसील ऑफिस में मौजूद शहबाज के सुरक्षा कर्मियों ने इसका विरोध किया तो बीएलए वालों ने पूरी तहसील ऑफिस की तस्वीर ही बदल दी। तहसील ऑफिस में मौजूद 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद तहसील ऑफिस को भी जला दिया। यह पाकिस्तान का नेशनल बैंक है। तहसील ऑफिस पर कब्जे के बाद बीएलए ने इस बैंक पर अटैक किया और सभी बैंक कर्मियों को भगाकर इस बैंक में मौजूद पाकिस्तानी रुपए और रिकॉर्ड को आग के हवाले कर दिया। अब यह बैंक बीएलए के कब्जे में है। बैंक के ऊपर से कब्जा हटाने के लिए शहबाज की पुलिस आई, लेकिन बीएलए वालों के सामने शहबाज की पुलिस भी मैदान छोड़कर फरार हो गई। मस्तूंग शहर क्वेटा से महज 60 किलोमीटर दूर है। बीएलए के लड़ाके अब धीरे धीरे क्वेटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बीएलए क्वेटा पर कब्जा कर पाकिस्तान से पूरी तरह से अपनी आजादी का ऐलान करेगा। इससे पहले बलूचिस्तान के सुराब शहर पर धावा बोलकर बीएलए ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। सुराब शहर पर अभी भी बीएलए का कंट्रोल है और अब मस्तूंग शहर पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों ने अब शहबाज और मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस का एहतजाज जारी है। कल्लात में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोयटा में गिरफ्तार किए गए इनके कायदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को दीगर सूबों के बराबर मरात फराहम की जाएं। बलूचिस्तान में बीएलए एक शहरों पर कब्जा कर रहा है। मुनीर की सेना को बीएलए वाले मार मार कर भगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बात गोपाल की। असली नाम तजम्मुल निकला है, यह आपको अब तक पता चल गया होगा। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुक रही है, बल्कि मुजफ्फरनगर केस में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। कांवड़ रूट में नाम वाला बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तजम्मुल की हिंदू पहचान बनाने के लिए उसको बाकायदा कड़ा पहनाया गया। सनव्वर से तजम्मुल का नाम गोपाल रखा था। सनव्वर की पहचान पंडित जी के नाम से थी। सनव्वर ने तजम्मुल को कड़ा पहनने के लिए कहा, यानी कि उसकी वेशभूषा भी बदलवाई गई। उसे हिंदू न सिर्फ नाम दिया गया, बल्कि उसका जो पहनावा है उसमें भी बदलाव किया गया। सनव्वर ने तजम्मुल गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रख रहा, बताऊँ ना, होटल वाले ना। पंडित जी वैष्णो ढाबा पर जो शख्स पहले अपना नाम गोपाल बता रहा था, उसका नाम तजम्मुल निकला और ये सच खुद तजम्मुल ने कबूला है। सनव्वर ने? तो ये सनव्वर क्या करता था वहाँ पे? इनका होटल हो, जबरदस्ती मेरा नाम रखो जबरदस्ती जी। तो पूछा नहीं तुमने कि भाई क्यों रख रहे हो मेरा नाम? मैं तो मामला बढ़ा, फिर मामला बढ़ाते चले गए। फिर वे तजम्मुल को गोपाल बनाना और नाम बदलने का यह खेल होटल चलाने वाले सनव्वर ने खेला था, इसका भी खुलासा हो गया है।
तो गोपाल किसने रखा हुआ था इसका नाम? होटल वाला ने। ऐसा क्यों किया हुआ था? बस वो तो वो जानते हैं क्यों किया उन्होंने। अब वो दिमाग का मेंटल था, जैसे उन्होंने बुलवाया उसने बोल दिया। तो क्या कड़ा भी पहनाया हुआ था? हाँ, कड़ा भी पहना रखा था, हमने कड़ा निकलवाया। वो तजम्मुल का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, पहचान भी बदली गई। हिंदू पहचान देने के लिए तजम्मुल के हाथ में कड़ा भी पहनाया गया। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पैंट उतारकर चेकिंग का आरोप लगा। खुद को गोपाल बताने वाले शख्स ने यह आरोप हिंदू संगठनों पर लगाया तो यूपी ही नहीं देश भर में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस केस का इंडिया टीवी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो पैंट उतरवाने से लेकर नाम बदलने तक और पंडित जी वैष्णो ढाबा मुस्लिम के चलाने पर पूरा खुलासा हो गया। जिस शख्स का पहले आधार कार्ड खो गया था, जो शख्स पहले खुद को गोपाल बता रहा था, न सिर्फ उसका असली नाम सामने आया बल्कि उस शख्स का असली आधार कार्ड भी सामने आ गया है। इंडिया टीवी के पास खुद को गोपाल बताने वाले शख्स का आधार कार्ड भी है जिस पर उसका नाम गोपाल नहीं तजम्मुल दर्ज है। साथ ही पिता का नाम सुरेश नहीं बल्कि मकसूद है और तजम्मुल मुजफ्फरनगर के गांव बजघेड़ी का रहने वाला है। नाम बदलने वाले खेल का खुलासा खुद तजम्मुल ने किया है। गोपाल उर्फ अब्दुल उर्फ तजम्मुल हमारे साथ है। ये बताओ पूरा नाम क्या है आपका? तजम्मुल। जोर से बोलिए। तजम्मुल। तजम्मुल। गोपाल आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम रखा तुमने ना। किन्होंने होटल वाले ना। होटल वालों? जी। किसने? होटल में किसने रखा था आपका? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? जो है पंडित जी होटल वाले। पंडित जी कौन होटल वाले? वहां पे तो कई लोग काम करते हैं ना, तो किसने? सनवर। सनव्वर ने। तो ये सनव्वर क्या करता था वहां पे? इनका होटल है। अच्छा, उसका होटल है वो। जी। हाँ। तो ये बताओ कि है इनके यहाँ मैं काम करता हूँ। सनव्वर के यहाँ सफाई होगा। सफाई का? झाड़ू सफाई का और खाना खुआने का। तो ये बताओ कि गोपाल नाम क्यों रखा फिर आपका? उन्होंने जबरदस्ती कुआ। है? जबरदस्ती मेरा नाम रखा देखो। जबरदस्ती? जी। ये वही तजम्मुल है जो 29 जून को खुद का नाम गोपाल बता रहा था, आधार कार्ड खोने का दावा कर रहा था। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल नाम है जी। गोपाल जी, आधार कार्ड दिखाएंगे अपना? आधार कार्ड खोया देखो। मोबाइल में है? मोबाइल सब टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था ना भैया उसमें। गोपाल पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखो गोपाली। आगे कोई सरनेम तो होगा कुछ? नहीं, पूरा नाम मेरा गोपाली। जी। क्या जी? आज दिन मेरा दिमाग खराब होता इस टाइम। अरे मेरा दिमाग खराब हो, बीमार चल रहा। आप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे गोपाल लिखा हो? नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। कौन मुस्लिम है? देखो मैं गोपाल भी नाम है, सूरज मेरा बाप का नाम है। तजम्मुल के गांव के लोग भी होटल मालिक सनव्वर पर तजम्मुल का नाम बदलने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही तजम्मुल को दिमागी रूप से डिस्टर्ब भी बता रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है। ये बजेडी का ही है। क्या नाम है इसका? तजम्मुल। और ये कहाँ काम करता है? होटल में पंडित ढाबे पे। पंडित जी ढाबे पे। जी। इसी के साथ जो है मारपीट और पेंट उतारने का मामला सामने? जी, इसी के साथ आया। तो इसका नाम क्या गोपाल है? नहीं, गोपाल क्यों? जब ये मोमडन है तो गोपाल कैसे होगा इसका नाम? हाँ। वो तो ढाबे वालों ने रखा हुआ था, इसका नाम कड़ा भी पहना रखा था, उन्होंने जबरदस्ती अपने दबाव में रख रखा था। हाँ। अच्छा, दिमाग का वो मेंटल है, उसे इतनी खबर नहीं है कि तुझे इसका अंजाम क्या होगा। तजम्मुल के गांव में सबूत जुटाने के बाद इंडिया टीवी की टीम मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर फिर पहुंची, जहां पर अब ढाबे का पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। ढाबे के मैनेजर से लेकर सफाई कर्मी, रसोइये तक का स्टाफ बदल दिया गया है। ढाबे पर मौजूद सारे पेमेंट स्कैनर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। दरअसल उनका ये दावा था यशवीर महाराज का कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पंडित जी वैष्णो ढाबे के नाम से ढाबा चलाया जा रहा है और जो बारकोड था वो सनव्वर के नाम का लगा हुआ था। और अब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप देखें बारकोड जो हैं वो लगे हुए हैं और मैं अपने यूपीआई से इसको स्कैन करूंगा जिसमें पता चलेगा कि ये जो है किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहाँ पर सुनील शर्मा नाम से जो है बारकोड लगा हुआ है। दूसरा बारकोड चेक कर लेते हैं, ये भी जो है सुनील शर्मा के नाम से लगा हुआ है। बाकी दो बारकोड पीछे लगे हैं, इन्हें भी चेक करते हैं।
इस बारकोड पर जो है आप देखेंगे तो दीक्षा शर्मा का नाम आ रहा है। अब ढाबे को ठेके पर चलाने वाले सनव्वर को हटा दिया गया है, साथ ही सारे मुस्लिम कर्मचारी भी बदल दिए गए हैं और ये सारे चेंज पिछले 3 दिनों के अंदर ढाबे पर शुरू हुए विवाद के बाद किए गए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौतम कश्यप है। गौतम जी कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 दिन हो गए जी, आज मेरे को 2 दिन हो गए आज। 2 दिन से काम कर जी रहे हो। तो ये बताओ ये बारकोड कब बदले गए? ये बार कोड कल बदले गए थे जी, सुबह ही। कल सुबह। जी मॉर्निंग में। तो इससे पहले किसके नाम के थे? इससे पहले का तो मेरे को पता नहीं जी, लेकिन जब मैं सुबह ही आया था मेरे को एक चेंज मिला था यहाँ पे। अच्छा बदले हुए। जी कितने बदले हैं? ये मैनेजर साहब को पता होगा जी, मैनेजर साहब ही है यहाँ के, नाम है मैनेजर? सुनील शर्मा जी। अच्छा सुनील शर्मा। जी तो उन्होंने ये बारकोड बदले। जी हमारी टीम ने ढाबे पर पहले से काम करने वाली महिला स्टाफ से भी जानकारी ली। ढाबे पर हिंदू संगठनों की चेकिंग के दौरान क्या क्या हुआ था, साथ ही ढाबे पर काम करने वाले तजम्मुल को किस नाम से जानती थी। ढाबे पे जितने भी काम करते हैं लोग सारे मुस्लिम हैं? नहीं जी, हम 2-3 थे यहाँ से। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? हम दोनों हैं लेडीज और 2 ही कार्य करते हैं यहाँ पे। बाकी सारे मुस्लिम? 2 मुस्लिम थे वे। और जो मतलब यहाँ पे बैठा हुआ था जिसका नाम करा रखा है वो, आप क्या बता रहे हैं उनका नाम? गोपाल। मतलब सनव्वर भी मैनेजर था यहाँ का। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा और गोपाल सनव्वर का सच सामने आ गया है। साथ ही तजम्मुल का नाम बदलने के पीछे होटल मैनेजर सनव्वर के एजेंडे का सच सामने आ गया है। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। तो कांवड़ रूट में कितने तजम्मुल हैं जो अपना नाम गोपाल बताकर खाना खिलाते हैं? कांवड़ रूट में कितने सनव्वर हैं जो पंडित जी नाम से ढाबा चलाते हैं, अपनी असली पहचान छुपाते हैं? हमारी टीम ने ये जो पूरा का पूरा कांवड़ रूट है इस पर आने वाले ढाबों में जाकर पड़ताल की, ढाबों के स्कैनर को स्कैन किया, कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ आप खुद देखिए। ग्राउंड जीरो से पवन नारा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हरिद्वार हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं उन पर पहचान बहुत मायने रखती है और जब से ये खबर सामने आई कि कुछ लोग अपना नाम बदलकर ढाबे पर काम कर रहे हैं तो लोग सचेत हैं और नाम भी पूछ रहे हैं। एक ऐसे ही शुद्ध हरियाणवी ढाबे पर हम हैं, उसके मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपका क्या नाम? प्रियांशु जी, यहाँ लोग आते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपके पास स्टाफ कौन है, खाना बनाने वाला कौन है? सब पता करना पड़े, सब जानकारी रखे, सब जानकारी रखते हैं। तो आप स्टाफ हायर करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं? कावड़ के समय में कोई भी मुस्लिम ना हो, प्याज वगैरह ना हो, ये इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। कहाँ से है विशाल? रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर। और आप? सर यही मुजफ्फरनगर से। विनोद है मेरा नाम। विनोद नाम है जी। तो जब आप किसी को खाना सर्व करते तो कोई आपसे नाम भी पूछता है? हाँ जी पूछता है, वैसा हिंदू ही है नाम हमारा, तो पूछता भी, हम तो वैसे हिंदू ही हैं। नहीं आप तो हिंदू हैं, लेकिन क्या उनके लिए आपकी हिंदू पहचान मायने रखती है? कोई पूछता भी है ना जान के आगे के नाम पूछ लो, ये नाम पता करो। नाम पता कर लो। तो लोग बहुत से पूछते हैं, बहुत से लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। सर जब आप किसी ढाबे पर रुकते हैं तो क्या गौर करते हैं? भाई खाने का भी देखना पड़ा है और सिस्टम भी देखना पड़ा है, साफ सफाई का जो भी कुछ है। और भाई हरिद्वार रोड है ये, इसमें तो आजकल जैसे अपनी कावड़ यात्रा है उसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हम इस वक्त एक ऐसे होटल पे आए हैं जो एक पहले मुस्लिम प्रोप्राइटरशिप में चलता था। यूनिक शुद्ध ढाबा, प्रोप्राइटर मोहम्मद मेहताब हैं, लेकिन अब मेहताब साहब के नाम पर लाल निशान लगा दिया गया है। फिलहाल जो इस होटल को चला रहे हैं वो शख्स हमारे साथ हैं। सर आपका नाम क्या है? सागर है सर। सागर है? हाँ जी। ये मेहताब साहब ने होटल क्यों खाली कर दिया? सर ये जो पहले थे 3 पार्टनरशिप थे सर, तो ये किसकी जमीन है सर, ये दारू पी करते हैं रात दिन, तो ये होटल इन पर चला नहीं, तो किसकी जमीन है सर, ये उन्होंने खाली करवा लिया था। फिर मैंने कॉन्टेक्ट करा सर यो किराए पर होटल मिल जाएगा, तो कहने लगा कहाँ का, मैं सर मैं तो सनावली का हूँ। कहने लगे हिंदू मुसलमान, मैं कहा भाई मैं तो हिंदू, मैं तो सागर नाम है मेरा। कहने लगा दे दो किराए पे। जमीन किसकी है? सर वकील की है। मुस्लिम है? हाँ जी मुस्लिम है। जो खाना खिलाने वाले हैं उनकी पहचान को लेकर सवाल पूछने लगे हैं और इसी को लेकर कोई विवाद ना हो इसीलिए अब लोगों ने साफ साफ लिखना शुरू कर दिया है भोला टी स्टॉल, और उसके मालिक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया का मामला है या सचमुच लोग पहचान पूछते हैं? ये पहचान पूछते हैं
अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए। सबको अपने अपने धर्म का अधिकार है। क्या आम जो यात्री चाय पीने के लिए रुकते हैं वो पूछते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। अच्छा। हमारे से काफी यात्रियों ने आके पूछा, भैया आपका नाम क्या है? हमने बताया नाम हमारा भोला है, जयदेव और भोला। तो कहने लगे अच्छा आप सही हो, धर्म से हो अपने। तो उन्होंने खाया पिया, बताया कि आप बहुत जगह ऐसा हो रहा है रास्ते में कि बताते कुछ और है, नाम किसी का भूरा लिख दिया पोस्टरों पे और है वो मोमडन सरफराज या किसी भी चीज का, कोई अमन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो अंदर है कुछ और। तो उनके प्रति थोड़ा सा आदमी जागरूक हो रहा है। तो इन दोनों एक नया ट्रेंड चला है, बड़ी बाइक हो तो फिर चलाने वाला अपने आप को सड़क का राजा समझता है। लखनऊ में भी बीरू, जयकरण और राकेश सड़क पर कुछ इसी अंदाज में रौब दिखाते हुए चल रहे थे। जब पुलिस ने इनसे इनकी बाइक के कागजात मांगे तो पुलिस पर ही हाथ उठा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन इन्हें कैसा मिला, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अब कभी गलती नहीं करेंगे, देखो हो गई तो माफ कर दीजिए सर, अब कभी गलती नहीं करेंगे। आगे पीछे दो बदमाश कान पकड़कर चल रहे। अब कभी गलती नहीं करेंगे, देखो हो गई तो माफ कर दीजिए सर, अब कभी गलती नहीं करेंगे। दोनों रंगबाज अब थाने में पुलिस से माफी मांग रहे। ये लखनऊ के नए नए रंगबाज बने जयकरण और राकेश है, जिनकी पुलिस ने परेड निकाल दी है। ये दोनों रंगबाज अपने सरगना धर्मेंद्र उर्फ बीरू के साथ बरकत नगर चौराहे पर बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर भौकाल दिखा रहे थे। तो नगराम थाने के दारोगा अनुज भाटी और हेड कांस्टेबल नितेश वर्मा पहुंच गए और रंगबाजों से बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, नए नए रंगबाजों को ये अपनी तौहीन लगी तो तीनों रंगबाजों ने पुलिस से बहस की। बाद में ये बहस मारपीट में भी बदल गई। तब से पुलिस तीनों रंगबाजों की तलाश में लगी थी। पहले सरगना धर्मेंद्र उर्फ बीरू को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया और आज राकेश और जयकरण भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों रंगबाजों का न सिर्फ तबीयत से इलाज किया बल्कि थाने में परेड भी निकाली, जहां ये दोनों बदमाश माफी मांगते नजर आए। यूपी पुलिस ने लखनऊ में रंगबाजों की परेड निकाली तो एमपी पुलिस भी बदमाशों को सबक सिखाने में पीछे नहीं दिखी। भोपाल में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को सरेआम सबक सिखाया है। यह हल्की ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक पैंट में बदमाश सलमान है, जिसकी पुलिस ने बीच बाजार में परेड निकाली। सलमान के हाथ में हथकड़ी है। सलमान के दाएं बाएं आगे पीछे पुलिस वाले हैं। कुछ पुलिस वालों के हाथों में प्लास्टिक की लंबी पाइप है। सलमान लंगड़ा लंगड़ा कर एक एक कदम आगे बढ़ा पा रहा है। सलमान की चाल बता रही है। परेड से पहले सलमान का फुल ट्रीटमेंट किया गया है। बदमाश सलमान अहमद जुबेर मौलाना गैंग का एक्टिव मेंबर है, जिस पर 16 से ज्यादा संगीन केस दर्ज है, जिसमें पुलिस काफी टाइम से सलमान की तलाश में लगी थी। इस दौरान सलमान एमपी छोड़कर राजस्थान के अजमेर भाग गया था। अब जैसे ही सलमान एमपी लौटा, पुलिस ने तुरंत सलमान को धर दबोचा और जिन सड़कों पर सलमान दबदबा दिखाना चाहता था, जिन लोगों पर सलमान भौकाल जमाना चाहता था, उन्हीं सड़कों पर उन्हीं लोगों के बीच पुलिस ने सलमान अहमद की परेड निकाल दी। अब सलमान कोई भी क्राइम करने से पहले पुलिस का यह सबक जरूर याद करेगा। दिल्ली के पॉश इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में 14 साल के बेटे के साथ उसकी मां की लाश मिली। घर अंदर से बंद था। पड़ोसी जब पहुंचे तो घर में मां बेटे की लाश पड़ी हुई थी और नौकर गायब था। डबल मर्डर से दिल्ली में हड़कंप मच गया। लाजपत नगर में मां बेटे की हत्या हुई। नौकर पर आरोप लगा है। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। मालकिन के डांटने पर नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। मालकिन ने डांटा तो नौकर ने कर दी हत्या। मां बेटे के मर्डर से दहल गया दिल्ली का लाजपत नगर इलाका। दिल्ली के सबसे पौष इलाके में मां बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। मां बेटे की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नौकर था, जो इन्हीं के साथ रह रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन यही नौकर उनकी हत्या कर देगा।
कुलदीप नाम का व्यक्ति जो अपने काम से घर से गया था। जब वो शाम को लौटा तो उसके घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, सीढ़ियों पे खून पड़ा हुआ था। जब उसने घबरा के पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो जो मंजर था वो देखने लायक नहीं था। बेडरूम में पत्नी यानी रुचिका जो 42 साल की थी, उसका गला कटा हुआ था, बॉडी पड़ी हुई थी, और बाथरूम में बेटा जिसकी उम्र 14 साल थी, नाम कृष बताया जा रहा है, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। पूरे घर में खून फैला हुआ था और जो घर का नौकर था वो फरार था। पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया और लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर अब नौकर की जो है वो अरेस्टिंग हो चुकी है। नौकर ने जो शुरुआती जो पूछताछ में बताया वो ये बताया कि रुचिका का व्यवहार नौकर से सही नहीं था, इसीलिए उसे गुस्सा आया और उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। मां बेटे की हत्या चाकू से गला रेत कर की गई है। वारदात के बाद घर से ही काम करने वाला नौकर मुकेश गायब था, जिसके बाद लोगों को नौकर पर शक हुआ। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। 12 घंटे के अंदर ही आरोपी नौकर मुकेश को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन हत्या करने के पीछे उसने जो कारण बताया उसने सभी को चौंका दिया है। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए नौकर मुकेश ने उसके बेटे और उसे दोनों को मार डाला। लाजपत नगर में जिस परिवार की हत्या हुई उस परिवार के पड़ोसी हमारे साथ हैं जो परिवार को जानते थे। आप ही के पड़ोस में एक इतना बड़ा एक मर्डर हो गया, डबल मर्डर। आप जानते थे परिवार को? हाँ जी, बहुत अच्छी फैमिली थी, मिलनसार थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से मिलती थी हमेशा। वो जब भी बाहर मिलती थी और हस्बैंड की शॉप पे भी जाती थी, मार्केट जाती थी, बेटा उनका पार्क में खेलता था, हमसे मिलते थे। बहुत अच्छी फैमिली थी, कोई ऐसी उनमें कोई एक भी लूज पॉइंट नहीं है, बहुत नाइस थी। जो नौकर है जिसमें नौकर को मैं नहीं जानती, एक्चुअली ये यहाँ पे रहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि नौकर हमारे पास नहीं आता था, वो ऊपर ही अंदर काम करता। हत्यारोपी मुकेश पासवान मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और महिला और उसके पति की लाजपत नगर में गारमेंट शॉप है। आरोपी उसी शॉप में हेल्पर का काम करता था और बीच बीच में घर पर भी आता था, लेकिन मुकेश के साथ दुकान पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हत्या के पीछे मालकिन की डांट को साफ साफ नकार रहे हैं। मुकेश कैसा था और कब से यहाँ काम कर रहा था? 3 साल से था, 3 साल से काम कर रहा था। एक बार गांव चला गया 5 दिन के लिए, 5 दिन बोल के फिर आया 28 दिन पे, फिर गांव से आया 3-4 दिन ड्यूटी किया, पैसे लिया, फिर छुट्टी मार के घर बैठ गया 8 दिन। कह रहा मेरे पेट में पत्थरी है, मैं नहीं आ रहा। तो फिर कल कॉल किया, कह रहा आज आऊँगा, कल आऊँगा। मुकेश क्या घर का काम करता था या दुकान का काम करता था? दुकान में काम करता था मुकेश। ये लड़का 22 साल से काम करता है, मैं 30 साल से काम सब देते थे हमें पहनने के लिए, कितना भी पैसे मांगे तुरंत दे देते हैं। मुकेश को किसने लगाया था काम पे? कोई लगा नहीं था, वो आया था काम मांगने तो लगा। अब पुलिस हत्या के पीछे के मोटिव को जानने की कोशिश में जुटी है। इस डबल मर्डर में आरोपी एक था या फिर उसके साथ कोई और शामिल था, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली मर्डर केस में जांच जारी है, तो उधर लखनऊ में भी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां पर दामाद ने अपने ही सास ससुर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कुछ महीने पहले उसने अपनी पत्नी अपने मायके आकर रहने लगी, जिसके कारण दामाद अपने सास ससुर से नाराज चल रहा था। दामाद जगदीप ने बुजुर्ग सास ससुर का मर्डर कर दिया। आरोपी जगदीप को मोहल्ले वालों ने मौके से पकड़ा। जगदीप का अपनी पत्नी पूनम से विवाद चल रहा था। बेटे से मिलने के बहाने वो घर में घुसा और इस वारदात को अंजाम दिया। गढ़ी कनौरा का ये पूरा घर है, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से हत्या हुई, वो सब निशान यहाँ पे दिख रहे हैं। टूटी चूड़ियाँ पड़ी हैं, खून है, और जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे आप लोग को कुछ जानकारी, पहले ये तंग वंग करता था अपने पति? नहीं, एक्चुअली में हम लोग को बस इतना ही पता था कि ये दोनों मियाँ बीवी में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, इतना ही पता था। बाकी तो हम तो थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं। अचानक से पता चला कि हाँ वो मिलने आया था बच्ची से, अपने बच्चे से मिलने आया था, बातचीत हुई और उसके बाद उसने तुरंत बैग से चाकू निकाल के वार करने शुरू कर दिए। बस इतना ही हमें पता है। हम लोग जब आए तो बॉडी यहाँ से जा रही थी, बस इतना ही मुझे मालूम, क्योंकि रात का समय था तो इस वजह से सब अपने अपने घरों में थे। जब शोर शराबा हुआ तो हम लोग निकल के आए घरों से। जब तक आए हम लोग तब से बॉडी दोनों ख़त्म हो चुके थे।
तकलीफ देने वाली पूरी घटना है। जो जिसने हत्या की है दामाद ने, उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर अभी पुलिस भी लगी है, काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार यहाँ पर जमा है और उसका छोटा सा बच्चा भी है पूनम का, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने नाना नानी को की हत्या होते हुए देखा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दहशत में है। तो दिल्ली में डबल मर्डर और आपसी कलह के चलते लखनऊ में भी डबल मर्डर। इस बीच यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। संगीन क्राइम में शामिल बदमाशों को पुलिस को चैलेंज करने का तुरंत सबक सिखाया जा रहा है। कानपुर में पीछा गैंग के जिशान फैजल का हाफ एनकाउंटर हुआ है। जिशान फैजल पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। उधर वाराणसी में लुटेरे विनीत तिवारी का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने 30 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा किया है। और गाजियाबाद में भी लुटेरे उमर के पैर में गोली लगी है। ये व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने शातिर बदमाश जिशान कुरैशी है, जिसके एक पैर में पुलिस की गोली लगी है। ये ब्राउन टी शर्ट और जींस में बदमाश फैजल है, इसके भी एक पैर को पुलिस की बुलेट ने भेद दिया है। जिशान और फैजल की मुलाकात पुलिस से हुई। दोनों ने भागने के लिए बुलेट वाला रास्ता चुना। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोली दागी तो पुलिस की जवाबी गोलीबारी में घायल हो गए। बदमाश जिशान और फैजल कानपुर के शाहिद पिच्चा गैंग के एक्टिव मेंबर है। जिशान कुरैशी पिच्चा का रिश्तेदार भी है। जिशान और फैजल पर 25-25 हजार का इनाम भी है। 2 दिन पहले ही पिच्चा गैंग ने अपने विरोधी गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू पर अटैक किया था, जिसमें एक गोली एजाजुद्दीन के गले में फंस गई। एजाज अभी अस्पताल में भर्ती है। गैंग वॉर के बाद एजाजुद्दीन उर्फ सबलू पर अटैक का आरोप शाहिद पिच्चा गैंग पर लगा है। इस केस में शाहिद पिच्चा के साथ उसकी मां बहनोई जिशान फिरोज सनी यूसुफ चटनी पर केस दर्ज किया गया है। एक दिन पहले यूसुफ चटनी ने कोर्ट में सरेंडर किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। कानपुर में पुलिस का ऑपरेशन चला तो कानपुर से 331 किलोमीटर दूर वाराणसी में भी पुलिस ने 30 घंटे के अंदर लूट और गोलीबारी केस का खुलासा कर दिया। एनकाउंटर स्पॉट पर ऑटोमेटिक पिस्टल पड़ा है। कारतूसों के पड़े खोल बता रहे हैं। कई राउंड फायरिंग हुई है। पूरे क्राइम स्पॉट को पुलिस ने घेरा हुआ है। सारे सबूतों को चूने से मार्किंग की गई है। ये वाराणसी का रेपुरिया घाट इलाका है, जहां पर लूट और गोलीबारी कांड के आरोपी बदमाश विनीत तिवारी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश विनीत ने 30 घंटे पहले वाराणसी में एक कुरियर कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी को लूट के इरादे से रोका और लूट का विरोध करने पर विवेक तिवारी को गोली मार दी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी थी। और जब पुलिस से आरोपी की मुलाकात हुई तो आरोपी विनीत जमीन पर आ गिरा। कानपुर में पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को सबक सिखाया तो वाराणसी में लूट के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया तो गाजियाबाद में लुटेरे बाप बेटे को धर दबोचा है और 24 घंटे के अंदर ही लूट का खुलासा कर दिया है। ये शातिर लुटेरा उमर है, जिसे 2 पुलिस वाले टांग कर लिए जा रहे हैं क्योंकि उमर के पैर में पुलिस की गोली लगी है। उमर ने भी वही गलती दोहराई जो यूपी में बदमाशों को करना मना है। राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज महाराली गर्ल्स कॉलेज में मजार का वीडियो सामने आया है। 1-2 नहीं बल्कि 3 मजारें वहां बना दी गई, लेकिन ना तो कॉलेज प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक लगी। जयपुर के महारानी गर्ल्स कॉलेज में मजार का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में 3 मजारें दिखाई जा रही हैं। कॉलेज परिसर में पंप हाउस के पास तीनों मजार मौजूद हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजार हटाने की मांग की है। मजारें कब बनी, कैसे बनी, इस बारे में कॉलेज प्रशासन को कुछ भी पता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या कॉलेज की जमीन को वक्फ की जमीन घोषित करने के लिए साजिश के तहत यहां पर मजार बनाए गए हैं। आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि महारानी कॉलेज परिसर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 मजारें निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुकी है। 3 मजारें यहाँ पे बनाई गई है। क्या जयपुर में रातों रात 3 मजारें बना दी गई?
100% मैं दावा कर सकता हूं कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या महारानी कॉलेज की जमीन हड़पने की साजिश की गई? कॉलेज परिसर में अचानक 3 मज़ारें किसने बना दी? जयपुर का फेमस महारानी कॉलेज और कॉलेज के पिछले हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा करके 3 अवैध मज़ारें बना दी गई। ये तीनों मज़ारें हाल ही में बनाई गई हैं और ये सब कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने के लिए किया गया है। ये दावा धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष एडवोकेट भरत शर्मा ने किया है, जिसके बाद ये मज़ारें सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सरकार से, प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इसको अतिशीघ्र हटाया जाए, क्योंकि कल को मान लो यहाँ पर उर्स होने लग जाएगा, यहाँ पर चादरें चढ़ाने लग जाएगी, मतलब यहाँ पे आयोजन प्रयोजन होने लग जाएंगे, यहाँ नमाज ज्यादा होने लग जाएगी, यहाँ पर जो है कई तरह के धार्मिक आयोजन होने लग जाएंगे, यहाँ से मुहर्रम के जुलूस निकलने लग जाएंगे। इंडिया टीवी की टीम जयपुर के महारानी कॉलेज के परिसर में बनाई गई मज़ारों का सच जानने ग्राउंड पर पहुंची। ये मज़ारें पंप हाउस में बनाई गई है, जहां पर लोग जियारत करने आते हैं। मज़ारों पर हरी चादर भी चढ़ाई गई है, साथ ही फूल भी चढ़े मिले। जयपुर के महारानी कॉलेज के कैंपस के पीछे के इलाके में ये 3 नई मज़ार बनने से विवाद खड़ा हो गया। सामाजिक संगठन कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आके कहा है कि इस ज़मीन पर अचानक से मज़ार बनाया गया, जबकि पहले यहाँ पर मज़ार नहीं थी। हालांकि तमाम लोगों ने शिकायत जरूर की है और सुरक्षा पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा एक कांस्टेबल को भी सोडाला थाने से बैठा दिया है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। आप पहली नज़र में देखिए, ये 3 नई मज़ार बनी हुई है। ये जो पूरा इलाका है, ये महारानी कॉलेज कैंपस का पीछे का इलाका है। ये पंप हाउस है महारानी कॉलेज का। इसके लोग जो है वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। महारानी कॉलेज का जो प्रशासन है वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं या और भी जो कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है कि अचानक से ये मज़ार देखने को मिल रही है, पहले यहाँ पर नहीं बनी थी। कौन लोग हैं कि इन्होंने आकर इस तरीके से हरकत करी है, इस बात की तस्दीक की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, शिकायत भी दी गई है। तो यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है और लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक युवक की जान चली गई। ब्रिजेश सोलंकी, जो अपने गांव जिले में कबड्डी का उभरता हुआ सितारा था, प्रो कबड्डी लीग में खेलने की तमन्ना थी, उसने आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही बरती कि उसकी जान चली गई। देखिए इस घटना पर हमारी ये रिपोर्ट। 22 साल का नौजवान लड़का तड़प रहा है। 2 लोग उसके हाथों को पकड़े हुए हैं। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है। इस नौजवान लड़के का नाम ब्रिजेश सोलंकी है, जो यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। ब्रिजेश रेबीज से संक्रमित था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रिजेश ने एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती, जिसकी वजह से वो रेबीज से संक्रमित हो गया। ये तो हमें नहीं पता थी, लेकिन उसी ने बताई थी जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ रही थी कि मैं 1-2 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। एक बच्चा था नाली में, वो पड़ा था, तो जब जा रहा था भाई तो उसने नाली में से निकाला था, तो एक दांत मार गया था। उसने ज्यादा गौर दी नहीं। काश ब्रिजेश ने लापरवाही ना बरती होती और जिस वक्त कुत्ते के बच्चे ने काटा था उस वक्त एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा ली होती, तो आज वो इस दुनिया में होता। घर वालों ने बताया कि एक सुबह जब ब्रिजेश सोकर उठा तो पहले उसका दायां हाथ सुन्न पड़ गया। दोपहर तक पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लगातार बिगड़ती तबीयत की वजह से घर वाले आनन फानन में उसको अस्पताल लेकर भागे। ब्रिजेश के भाई संदीप के मुताबिक सबसे पहले वो उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। ब्रिजेश के पिता सतीश ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। मेडिकल वालों ने तो हमारे साथ बदसलूकी की है। थाली बैठे हैं डॉक्टर, हमारी सुन के राजी नहीं, बात करके राजी नहीं और धमका रहे हैं। अरे बॉडी बना रखी है, जिम से बना रखी है, ये बना रखी है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है, न देखा। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो परिजन ब्रिजेश को अलीगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि ब्रिजेश रेबीज से संक्रमित है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि इलाज के लिए वो ब्रिजेश को या तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज या दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएं, लेकिन परिजन फौरन उसे दिल्ली लेकर रवाना हो गए, क्योंकि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती थी, इसलिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता था।
दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में ब्रिजेश सोलंकी का इलाज हुआ, लेकिन उससे बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। उसके बाद जब परिजन ब्रिजेश को लेकर गांव लौट रहे थे, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ब्रिजेश की मौत से उसके पैतृक गांव खोरजा के फराना में मातम पसरा है। घर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिजेश कबड्डी में अपने गांव का उभरता हुआ सितारा था। उसके घर में ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कारों की भरमार थी। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि गांव के साथियों को भी ट्रेनिंग देता था। घर पे थे, वो तैयारी कर रहे थे, गांव में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, गांव के बच्चों के पास, क्योंकि गांव के भी उसके 20-25 बच्चे हैं, जूनियर हैं, और बच्चे भी ज्यादा वो कह रहे थे कि भाई इतना सीनियर खिलाड़ी है और हमें प्रैक्टिस में ला रहा है, हमें प्रैक्टिस सिखा रहा हो, तो उसी के उन्हों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, बच्चों के साथ ही। ब्रिजेश सोलंकी के भाई संदीप ने बताया कि वो कई टूर्नामेंट में बाइक और नकदी इनाम भी जीत चुका था। ब्रिजेश के घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसका सपना था देश के लिए खेलने का। बहुत छोटा बच्चा है, उम्र ही कितनी हुई थी उसकी, 20-22 साल का, खाली उस घर में सबसे छोटा बच्चा था। अभी कोई शादी नहीं, शादी के लिए मम्मी पापा ने या रिश्तेदारों ने जोर दिया था कि तू शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए मना कर दी थी कि मैं अभी 2-4 साल खेलूंगा, हो सकता है कि मैं आगे देश के लिए खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं। जब इंडिया के लिए खेलता तो उसके बहुत ही अलग वो होता कि मैं देश के लिए, गर्व की बात होती, गांव के लिए, जिले के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि देश के लिए खेल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश का कहर बरप रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड तो मैदानी इलाकों में बारिश और सैलाब ने अटैक किया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। अटल टनल के पास लैंडस्लाइड हुई है। मनाली लेह हाईवे बंद है। उत्तराखंड में केदारनाथ रुद्रप्रयाग में भूस्खलन हुआ है। सोनप्रयाग में भी केदारनाथ गए 40 लोगों का भूस्खलन के बाद रेस्क्यू किया गया। सैलाब में पूरी की पूरी सड़क गायब हो गई। कुल्लू में फ्लैश फ्लड का अटैक। केदारनाथ में भी सड़क पर पहाड़ टूट कर आ गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का अटैक जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में सैलाब कहर बरपा रहा है। इधर गया ये गो माय गॉड, ये ओ माय गॉड, आंखों के सामने सामने अभी पूरा परिदृश्य, रोड ये सामने वाली भी जा रही सारी, ये देखो ये पूरा मूवमेंट आ रही है इसमें पूरा। ओ माय गॉड। लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। मंडी में बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा तो पंडोह में पूरा हाईवे ही सैलाब के आगोश में समा गया। करीब 100 मीटर लंबा रास्ता लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। सैलाब में पूरी सड़क बह गई। गनीमत रही हादसे के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। ये पंडोह कॉलोनी रोड। कुल्लू में बादल फटने के बाद जब फ्लैश फ्लड आया तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। सड़क का एक हिस्सा बह गया। फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे ने लोगों के घरों में कब्जा जमा लिया। मलबे के कारण कुल्लू मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। जेसीबी से मलबा हटाने की ये तस्वीर मनाली ले हाईवे पर मौजूद अटल टनल की है, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गया और अटल टनल के मुहाने पर मलबा आ गया, जिसे अब जेसीबी से हटाया जा रहा है। सड़क पर बड़े बड़े बुलडोजरों ने कब्जा जमा लिया है। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का काम चल रहा है। मलबे में एक गाड़ी उल्टी पड़ी है। जब लैंडस्लाइड हुआ तो उस समय ये गाड़ी फंस गई और फिर बाहर नहीं निकल पाई। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर मलबा आ रहा है तो कई जगह पर रास्ते टूटे हैं।
रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात मलबा आ गया। मलबा आने की वजह से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए, जिसके बाद मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद सैलाब जब नीचे आया तो अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद मंदिर डूब गए, घरों में पानी प्रवेश कर गया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। ओडिशा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तस्वीरें मयूरभंज की हैं, जहां सैलाब के चलते 20 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है। पटना के दानापुर इलाके से पुलिस से मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल हुआ ये कि सगुना मोड़ पर बने एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग पहले रेस्टोरेंट के किचन एरिया में लगी और फिर देखते ही देखते आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। रेस्टोरेंट ओनर ने पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने के बारे में जानकारी दी। स्पॉट पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी देर से पहुंचे, जिससे होटल मालिक और उसके साथ के लोग भड़क गए। पुलिस से धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। बिहार के खगड़िया से जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच गोली चल गई है, जिसमें से एक शख्स घायल हो गया है। भरतखंड थाना के प्रभारी ने बताया कि फायरिंग करने वाला शख्स खजरेठा पंचायत का पूर्व मुखिया प्रतिनिधि था। खेत जुताई के समय मेड़ जो होती है वो टूट गई, जिससे दोनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर दो पक्षों में कार्रवाई शुरू कर दी है। जरा देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। राजस्थान के राजमहल में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस वालों पर फूटा है। तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों ने और गांव वालों ने देवली रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि टोंक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर आए और उनकी बात सुने, लेकिन इन दोनों के नहीं आने से गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर यह गुस्सा फूटा है। पुलिस वालों को पहले दौड़ाया और फिर उनके साथ बदतमीजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस बजरी माफिया के साथ मिली हुई है। यूपी के आजमगढ़ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन कार्यक्रम कुछ देर के लिए वहां रोकना पड़ गया। मंच के पास जो डी गैलरी होती है, इसमें युवक अचानक घुस गया। आप देख सकते हैं, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पहले उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो वहां से हटने को राजी नहीं हुआ तो किसी तरह से पुलिस वालों ने युवक को डी गैलरी से बाहर निकाला। जब यह घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। युवक के हटाए जाने के बाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया।